जय हिंद दोस्तों। तो आज है हमारी इकोनॉमिक्स क्लास 11th की इंट्रोडक्शन क्लास नंबर 4 और अभी भी हम चैप्टर 1 में ही हैं। बहुत डिटेल्ड डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर बेटा, राइट। और आज की क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अभी तक मैं कितना करवा चुका हूँ एक बार उसको आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। तो आई थिंक अगर आपको याद होगा, क्लास नंबर 1 में हमने 3 टर्म समझे थे, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी। और इकोनॉमी को समझते हुए हमने फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज करे थे, लाइक रिसोर्सेज आर लिमिटेड बिकॉज ऑफ ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। दूसरा था ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, याद आ रहा होगा आपको, यस और नो, ग्रेट। वहीं पर ही आपने पढ़ा था फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो कहता था एलोकेशन और यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इनटू देयर ऑल्टरनेटिव यूजेस in such a manner so that an individual may get the maximum satisfaction और maximum profit। हाँ सर, हमें बिल्कुल याद आ गई बात, वेरी गुड। और इकोनॉमी मींस अ सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स द लाइवलीहुड, ये आपने करा था। वहीं क्लास नंबर 2 अगर आपको याद आती हो बेटा, तो वहां आपने पढ़ी थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, राइट, इन्वेस्टमेंट। और वहां पे आपने पढ़ा था प्रोडक्शन में फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग, वैल्यू एडिशन। A consumer is the one who buys the H&M or hires the services of the PVR movie, right? Great, very good। और उसके बाद फिर आपने इन्वेस्टमेंट पढ़ा एंड देन क्लास के एंड में आपने, क्लास नंबर 2 के एंड में आपने पढ़ा था ISB, एम्प्लॉइज, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, याद होगा आप लोग को। और वही क्लास नंबर 3 में हमने द मोस्ट लेंथियस्ट टॉपिक, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर आपको एक बार मैं दिखा दूं एक बार, दैट वेयर इज, हाँ जी ये रहा, दैट इज द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में और बहुत डिटेल में पढ़ा था कि कहां से डिराइव्ड हुआ है। माइक्रोज ग्रीक लैंग्वेज, मैक्रोज आल्सो ग्रीक लैंग्वेज। माइक्रो के टूल्स डिमांड एंड सप्लाई, मैक्रो के टूल्स एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो का एम क्या होता है? टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वही मैक्रो का क्या होता है एम? टू डिटरमाइन द इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट लेवल, राइट। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, व्हाट इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल may be stupid or may be absurd at the macro level और vice versa। और फिर उसमें आपने आगे एग्जाम्पल भी करा था ये ऑफ इंडिविजुअल मिस्टर राजकुमार शर्मा जी, जहां मैंने आपको समझाया था कि सेविंग इज गुड फॉर एन इंडिविजुअल बट मे बी हार्मफुल फॉर द होल इकोनॉमी। और वो पूरा आपको ये प्रोसेस याद होगा कि अगर सेविंग बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, एक्सपेंस कम होंगे तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम होगा तो बिजनेसेस गुड्स और सर्विस नहीं बनाएंगे, और अगर बिजनेसेस गुड्स और सर्विस नहीं बनाएंगे तो जॉब पे किसको रखेंगे? किसी को नहीं। और इकोनॉमी किस में आ जाएगी? इन द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसा हुआ था इन द केस ऑफ कोविड-19। सर आज तो आप बहुत तेज आप बोल रहे हो सर, आज आपकी स्पीड बहुत तेज है। तो भाई ऐसा नहीं है, ये तो मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा था आपको, तो रिवाइज करवाने के लिए मैंने थोड़ा सा वो फास्ट बोल दिया। बाकी अब हम क्लास नंबर 4 स्टार्ट करते जा रहे हैं और ये रहा आज का टॉपिक आपके सामने। आज का पहला टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, डिटेल में करेंगे इसको भी अच्छे से, राइट। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स हो चुकी है हमारी, मैं एक बार लिख देता हूं, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। ब्रांचेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं 2, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और यहां पर जो आज टॉपिक है आपके सामने, दैट इज द टाइप्स। तो एग्जाम में कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, पता नहीं क्यों, बट दे वर लिटिल बिट कंफ्यूज बिटवीन द टाइप्स एंड ब्रांचेस। तो ये ब्रांचेस तो भी लेवल होते हैं, अगर आपको मेरी बात याद आती हो, लेवल 1, लेवल 2। तो लेवल 1 माइक्रो, लेवल 2 मैक्रो। तो ब्रांचेस तो हमारे लेवल है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप कंफ्यूज हो, बट स्टिल मैं क्लियर कर रहा हूं ताकि आप एग्जाम में गलती ना करके आओ कि ब्रांचेस में टाइप लिखा हो और टाइप में ब्रांचेस लिखा हो। तो ऐसा करके मत आना बेटा। टाइप्स 2 हैं, एक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। और ये टाइप्स का और ब्रांचेस का डिफरेंस प्लीज याद रखना, बस पक्का क्लियर रहेगा। चले आगे, बढ़िया जी। अब जब यहां पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो एक वहां बैठा हुआ बच्चा सामने मुझे बोलता है कि सर देखो इकोनॉमिक्स का मतलब तो हमें पता है,
कि एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा कौन सी प्रॉब्लम भाई? तो उसने कहा सर प्रॉब्लम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और सर हमें इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने कहा सर जो इसका सॉल्यूशन देता है ना, मैंने कहा हाँ। कह रहा सर बस वही होता है इकोनॉमिक्स। मैंने कहा भाई बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन दे देता है उसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। अब सर उसी को पढ़ने के दो टाइप्स है, वो लेवल था माइक्रो और मैक्रो। ये टाइप्स है कि या तो इकोनॉमिक्स को हम लोग पॉजिटिव बोल सकते हैं या फिर उसी को हम लोग नेगेटिव नहीं नॉर्मेटिव बोल सकते हैं। अब बड़े ध्यान सुनना जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, क्योंकि उस एग्जांपल से आपको काफी बातें ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपको टाइम पीरियड जानना पड़ेगा कि बात कब की हो रही है, आज की, कल की जो बीत गया, या आने वाले कल की। तो अगर मैं ध्यान से बताऊं यहां पर, तो पॉजिटिव में बेटा तीनों ही की बात होगी, पास्ट की बात भी होगी, प्रेजेंट की बात भी होगी और फ्यूचर की बात भी होगी। तीनों की बात होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर इंडिया की बात करता हूं, राइट, तो इंडिया का पास्ट, हमें इंडिपेंडेंट कब मिला बेटा? 1947, राइट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? बनकर तैयार तो खैर हो गया था 26 नवंबर 1949, बट इंप्लीमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 12th क्लास में बताता हूं मैं ऐसा क्यों हुआ, पूरी अच्छी कहानी एक, खैर उसमें नहीं जाते भी। तो इंडिया का पास्ट 1950 से स्टार्ट होता है, उससे पहले भी पास्ट था, बट एक बार को मान लेते हैं कि 1950 से लेकर आज हम कहां पे आ चुके हैं? 2024, राइट। और फ्यूचर में हम लोग जब जाएंगे तो हम लोग बनाएंगे 2000। अरे 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 एक मिनट, चलो जी यहां लिखते ही नहीं हम। तो फ्यूचर में हम लोग जाते हैं तो 2047। और नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला भी रिसेंटली दैट आई एम वर्किंग फॉर 24/7 फॉर 2047, दैट ही इज वर्किंग फॉर 24/7 फॉर 2047, कि वो जब तब देश को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे और हमारा टारगेट है कि हम वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी बन सके। खैर, जो मैंने आपको भी समझाया कि इंडिया का पास्ट, इंडिया का प्रेजेंट, इंडिया का फ्यूचर, क्या तीनों ही टाइम में कोई ना कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम रही होगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए पॉपुलेशन, ये तो इंडिया का एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, हमेशा ही रहता रहता है, बोलो हाँ या ना। अनएम्प्लॉयमेंट है देयर, राइट। पॉवर्टी, गरीबी, यस और नो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दैट इज रिच और पुअर का गैप, वो एग्जिस्ट करता है हमेशा। तो क्या ये सारी की सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम पास्ट में भी थी? हाँ सर थी। आज भी है? बिल्कुल है। फ्यूचर में आई होप सो ना रहे। बट ये जो मैंने आपको समझाया कि अबाउट इंडिया, अबाउट इकोनॉमी या अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, जब मैं पढ़ रहा हूं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, एक्चुअली में कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होना, क्या आगे होगा। मैंने क्या बोला? क्या हुआ था, क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा इन द रिगार्ड टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो उसको बोल देंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है, एक बार अगले पढ़ता हूं। यहां लिखा हुआ है व्हाट वॉज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी। तो व्हाट वॉज, राइट, उसके बाद व्हाट इज, उसके बाद व्हाट, क्या हो गया भाई,
कोई बात नहीं, नहीं चलना मत चलिए, आपको हमारी जरूरत नहीं, हमें भी आपकी जरूरत नहीं। एलो जी, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी। तो व्हाट वाज मतलब सर, व्हाट वाज मतलब पास्ट की इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट इज करंट की, प्रेजेंट की इकोनॉमिक प्रॉब्लम, विल बी फ्यूचर की इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और जो भी है एक्चुअली हो रहा है, जो भी है एक्चुअली हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट में प्रॉब्लम थी हमारे सामने कि कैसे फूड में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन सके, मतलब इतना तो फूड हम लोग ग्रो करें कि हमें किसी और कंट्री पर डिपेंड ना होना पड़े। ये हमारी पास्ट की प्रॉब्लम थी। प्रेजेंट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बाय गॉड ग्रेस। बट अभी प्रॉब्लम इस वक्त पे क्या चल रही है हमारी, कि कैसे अपने देश को एआई के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये हमारी आज की प्रॉब्लम प्रेजेंट की। और फ्यूचर में जब जाएंगे तो वहां पर भी कोई ना कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारा वेट कर रही होगी। तो जब आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, हाँ, उनका सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। समझ में आया बेटा? पक्का पक्का बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए इसके बारे में। तो ये था अबाउट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और इसके बाद नॉर्मेटिव में तो ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। बच्चे कह रहे थे डिफिकल्ट तो पॉजिटिव भी नहीं था। हाँ, डिफिकल्ट तो नहीं है इतना कुछ खास। नॉर्मेटिव में क्या लिख दिया, व्हाट ऑट टू बी, द ऑट टू बी मतलब ought to be means should be, what ought to be means बेटा should be, मतलब क्या होना चाहिए। अगर मैं नॉर्मेटिव को एक लाइन में समझा दूं तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या होना चाहिए, और वो भी तीनों टाइम डायमेंशन में। क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, और फ्यूचर में क्या होना चाहिए होगा। एक मिनट, तो अगर फ्यूचर में भी जाएंगे तो वो भी यहां पर आ जाएगा। लेकिन यहां पर जो बातें हो रही है वो एक्चुअल में हो रही है या आइडियलिस्टिक बातें हो रही है कि क्या होना चाहिए। अगर क्या होना चाहिए तो कहां जाऊंगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ, अब वो तीन बातें, क्या हुआ था, क्या हुआ है, और क्या आगे होगा। लेकिन डिफरेंस बस एक ही है कि यहां पर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में एक्चुअली है और यहां पर क्या होना चाहिए। बेटा एक बार मैं फिर बता रहा हूं, पॉजिटिव में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है, नॉर्मेटिव में भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है। बस एक ही डिफरेंस है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम में एक्चुअली क्या हुआ था, एक्चुअली क्या हो रहा है, या एक्चुअली क्या होगा, वो क्या बताएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सर अब बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड। क्या होना चाहिए था पास्ट में, क्या होना चाहिए, या फ्यूचर में क्या होना चाहिए हमारे लिए, वो कौन बताएगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सर अब बिल्कुल क्लियर है। अब बस फटाफट अब आगे चलो, ये तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया भाई, वेरी गुड, मजा आ गया। तो दूसरे पॉइंट पर आ जाओ। कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा, कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। बड़ी सिंपल सी बात है, जो चीज एक्चुअली में हुई है। भाई मैं आज बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का पर कैपिटा इनकम के हर एक इंडियन एवरेज कितना कमाता है, दैट इज पर कैपिटा इनकम, राइट। तो क्या इसको कंपेयर किया जा सकता है, अगर ये एक्चुअली मेरे पास है डाटा इसका? बिल्कुल सर कर सकते हैं हम लोग। हम 1947 का डाटा उठा लेंगे, वहां देखेंगे कि इंडिया का पर पर्सन कितना कमाता था, और 2024 का आज से इसको कंपेयर कर लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बच्चा कह रहा है सर नॉर्मेटिव वाला नहीं हो सकता। मैं कहा क्यों भाई? कह रहा सर बड़ी सिंपल बात है, आपने कहा क्या होना चाहिए था,
क्या होना चाहिए या क्या फ्यूचर में हो रहा होगा? सर वो तो होना चाहिए ना, कितना होना चाहिए उसको तो कंपेयर, उसको तो वेरीफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक्चुअली हुआ ही नहीं है। वो तो सर सजेशंस है, वो तो आगे होगा, तो उसको हम लोग एक्चुअल डाटा से कंपेयर नहीं कर सकते हैं और पॉजिटिव को आराम से कंपेयर कर सकते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मजा आ गया। 2 पॉइंट हमारे यहां पे क्लियर हो गए। मूविंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 3, बट उससे पहले एक बार स्क्रीन को थोड़ा सा आपके लिए यहां तक आई होप सो क्लियर होगा बेटा। बस ये दिमाग में लगा लो, जहां पर आ जाए ना व्हाट शुड बी, बस वो नॉर्मेटिव है। और जहां शुड नहीं है, जहां पे स्टेटमेंट दे रखी है, वो क्या आपका, वो आपके लिए नॉर्मेटिव नहीं, वो आपके लिए पॉजिटिव है। ठीक है, चलो अब आते पॉइंट नंबर 3 में। अब आप मुझे बताइए ऐसा कौन है दोनों में से जो कह रहा है कि होना चाहिए? शुड वाली बात कहां आ रही है? तो बच्चा कह सर अभी तो बताया आपने, जो शुड वाली बात है वो तो नॉर्मेटिव में आ रही है। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा एक्चुअल कौन बात कर रहा है? तो आपने बोला सर अभी तो आपने बताया एक्चुअल कौन बात कर रहा है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मैंने कहा ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बड़े ध्यान सुनना। आपके घर के आसपास कोई ना कोई एक ऐसी आंटी होंगी जो पक्का आपको हर एक बात पे जज करती होंगी। हाँ, बच्चों के दिमाग में इमेज भी आ गई, हाँ सर वो आंटी है, मैं कहीं भी जाता हूं, मैं कहीं भी जाती हूं, मेरे घर पर मेरे से पहले अपडेट पहुंच जाती है कि भाई तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी ऐसे ऐसे वैसे वैसे। क्या उन आंटी ने आपको जज करने की पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है? हाँ सर बिल्कुल ले रखी है, जबकि मैं तो उनके लिए, उनको उस काम के लिए सैलरी भी नहीं देता, फ्री में काम कर रही है मेरे लिए। तो इन दोनों में से कौन है जो आपको जज कर रहा है उन आंटी की तरह, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? सर आंटी मुझे ये बोलती है मम्मी को कि तुम्हारे बेटे को ये नहीं करना चाहिए, हाँ, या ये करना चाहिए, ऐसे कुछ बोलती रहती है आंटी मम्मी को आकर बार बार। तो सर जब आंटी जी बोलती है करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो सर वो तो कौन बोल रहा है? नॉर्मेटिव। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वैल्यू जजमेंट। जजमेंट कौन दे रहा है? नॉर्मेटिव। और कौन जजमेंट नहीं दे रहा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जजमेंट नहीं देता, वो न्यूट्रल रहता है, और वही नॉर्मेटिव बात बात पे क्या करेगा, आपको जज करेगा, ऐसा कर लो, वैसा कर लेना चाहिए था, फ्यूचर में ऐसा कर लेना चाहिए। तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा है? सजेशंस। एक पॉइंट और लिख लो, नॉर्मेटिव क्या देता है? सजेशंस, या इट इज सजेस्टिव इन नेचर, राइट। और वहीं आपका जो पॉजिटिव है, नॉट सजेस्टिव इन नेचर। वो तो कहता है भाई जो रियल में है, जो एक्चुअल में है, बस उसी की बात करो। यस सर, नो? यस सर, मजा आ रहा है आज तो सर, बहुत बढ़िया। लास्ट पॉइंट बिना पढ़े हो गया। दोनों में से कौन है जो एकदम रियल बात कर रहा है, रियल दे रहा है डिस्क्रिप्शन? सर क्या बात कर रहे हो, इट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो तो हमें एक्चुअल बता रहा है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो रियल तो यही बताएगा। और कौन है जो बता रहा है कि आपको अपने क्या आइडल्स क्रिएट करने हैं? आइडल समझते हो? हाँ सर समझते हैं ना। मैं कहा क्या कह रहे सर, आइडल्स मतलब विराट कोहली? हाँ भाई विराट कोहली आपका आइडल है, मानता हूं, आदर्श है, तो वो जो आदर्श है वो पकड़ लीजिए आप, है ना। तो आइडल्स मतलब ये कि हमें क्या करना चाहिए, कैसा बनना है, कहां पहुंचना है। तो वो जो शुड वाली बात है वो कहां पहुंचेगी हमारे साथ? आइडल्स के साथ, कि हमें कहां पहुंचना चाहिए। तो ये था एक छोटा सा लेकिन डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और एग्जाम में कई बार ये 2 से 3 नंबर में पूछ लिया गया है। और कई बार तो ये लोग ना क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, मैं ऐसे नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूं, बट कई बार तो ये ऐसे पूछ लेंगे दैट लेट्स से आप बताओ कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है नॉर्मेटिव है। तो एग्जांपल के लिए विराट कोहली स्कोर्ड अ सेंचुरी, और ये एक लाइन आया विराट कोहली, एक मिनट चलो लिख लेते हैं, विराट कोहली शुड स्कोर
अ सेंचुरी। तो कह रहा है दोनों में से कौन सी है पॉजिटिव, कौन सी है नॉर्मेटिव, बता दो आप ही, बता दीजिए एक बार, दे दीजिए जवाब कि भैया दोनों में से क्या है पॉजिटिव और क्या है नॉर्मेटिव। बच्चा कह रहा है सर ये तो यहां लिखा हुआ है, लेकिन सर हम पागल बनने वाले नहीं है, शुड है ना सर, तो कहां जाएगा, नॉर्मेटिव में। और ये नॉर्मल स्टेटमेंट है तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो अगर शुड आ गया तो कहां चले जाएंगे, नॉर्मेटिव में। और अगर एक जनरल स्टेटमेंट है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो कहां रहेंगे बेटा, इन द केस ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आई होप सो बिल्कुल आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। और यहां पर आकर मैं बोल सकता हूं कि आपका ये टॉपिक खत्म होता है आज, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जनरली मैं बैच में बोलता हूं कुछ कहना है कुछ पूछना है तो मोस्ट वेलकम, यहां भी बोल देता हूं कुछ कहना है कुछ पूछना है तो मोस्ट वेलकम। यू कैन आस्क इन द, क्या कहते हैं आजकल वीडियोस में काफी वो फेमस है कि कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मुझे आप सीधा कांटेक्ट कर लेना यार, क्या कमेंट्स में जाकर टाइप करना, फिर बाकी आपका जहां मन करे आप वहां पूछ लो यार, आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए इन शॉर्ट। तो ये था आपका वो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पक्का क्लियर है, चलें आगे, लॉक कर दिया जाए, डन है, चलो जी डन है। सर ये क्या आ गया सामने, तो देखिए भाई अब ये जो टॉपिक है, दिस इज द टॉपिक जिसको मैं कहता हूं एग्जाम में ये कई बार आया है और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दिस इज द मोस्ट इन्फिनाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और एग्जाम में कई बार 3 नंबर का है, कई बार 4 का भी आ गया। तो 3 to 4 मार्क्स में ये कई बार आपको पूछा गया है। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम किसकी है, लिखा हुआ है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो सर इकोनॉमी आपने हमें पढ़ाया था, हमें सर कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा क्या याद आ रहा है, कह रहा सर गुड्स और सर्विसेज। मैंने कहा वाह बेटा वाह, मौज कर दी भाई, बहुत ही बढ़िया भाई, बाढ़ लगते कसूते हमारे, गुड्स और सर्विसेज। अब अगर गुड्स और सर्विस की बात होती है तो बात होनी चाहिए प्रोडक्शन की भी। बच्चा कह रहा सर बिल्कुल, बिकॉज इनका प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा, और कौन करेगा प्रोडक्शन, कंज्यूमर। सर कैसी बातें कर रहे हो, प्रोडक्शन करेगा प्रोड्यूसर। तो आप देखिए ध्यान से, आपको दिखाई देगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तीनों में जो बात चल रही है वो किसकी चल रही है, ओनली अबाउट द प्रोडक्शन। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स मतलब जो बिल्कुल मेन प्रॉब्लम है इस पूरे इकोनॉमी की, पूरे देश की, वो यही है कि प्रोड्यूसर पे वो डिपेंड करता है। प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे, और किसके लिए प्रोड्यूस करे। सर एक बार फिर से बोल दीजिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे, और किसके लिए प्रोड्यूस करे, ये उसको डिसाइड करना है, और यही हमारा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ। चलिए जी, व्हाट टू प्रोड्यूस को मैंने डिवाइड करा है 2 पार्ट में। पहला सवाल ये है, व्हाट काइंड ऑफ गुड्स अ प्रोड्यूसर शैल प्रोड्यूस फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट अलोंग विद द सोशल वेलफेयर। सर ये क्या लिखा हुआ है, हमें कुछ समझ में नहीं आया। अभी आएगा बेटा, अभी आएगा। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं अच्छे से, और फिर उसके बाद हम लोग वापस आते हैं इस पर। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, देखिए जो ये प्रॉब्लम है, राइट। अब इस प्रॉब्लम को समझने का एक सबसे बड़ा कारण समझिएगा कि एक प्रोड्यूसर जो है,
उसका तो गोल क्या है सर? सर उसका गोल तो बड़ा क्लियर है सर कि उसको तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, हम तो ये बात जानते ही हैं। मैंने कहा बिल्कुल बेटा। तो दिमाग में क्या चल रहा है? मैक्सिमम प्रॉफिट। अब मैक्सिमम प्रॉफिट सर कमाना है तो सर कमा लेंगे। वो तो ये चाहता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए जो मैं कर सकूं वो मैं कर लूं। तो सर एक प्रोड्यूसर के मन में तो सर ये होगा कि वो जितना चाहे, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करी जाए, जितनी ज्यादा हो सकती है। जितना ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो एक प्रोड्यूसर जब ये चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स बनाए, सर्विस बनाए, तो वो ज्यादा ज्यादा बना क्यों नहीं पाता? सर क्योंकि ये तो हमारी क्लास नंबर 1 की थीम थी, आपने बताया था। वो ऐसा नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? वाई? बिकॉज सर उसके लिए भी तो रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। मैंने कहा यार बात तो सही है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब चाहे आप प्रोड्यूसर हो चाहे आप कंज्यूमर हो। यस और नो? तो ये बन गया रीजन इसका कि वो जितने चाहे उतने गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता। उसको देखना पड़ता है कि या तो मैं गुड ए प्रोड्यूस करूं, या मैं गुड बी प्रोड्यूस करूं, या गुड सी प्रोड्यूस करूं, या मैं कोई एक्स वाई जेड गुड प्रोड्यूस करूं। ठीक है सर, बढ़िया समझ में हमें आ रहा है। अच्छा, अब जब ये आपने पढ़ लिया तो देखिए उसको अब ऑप्शंस देखने हैं। क्या देखने हैं? ऑप्शंस, कि मैं कौन सा गुड प्रोड्यूस करूं। कंपैरिजन, अगर मैं इसको एक और नाम दूं तो क्या करना है? उसको कंपैरिजन करना है। अब कंपैरिजन करने के लिए तो मैक्सिमम हम कितने भी गुड्स ले सकते हैं, 2 3 4 10 15 20 50 100, इनफाइनाइट। लेकिन इनफाइनाइट एग्जांपल अगर लूंगा तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा, इवन बुक में भी ये लिखा हुआ है। तो वहां पर कंपेयर करने के लिए हमने लिए सिर्फ दो ऑप्शंस। पहले लिया हमने गुड ए और दूसरा लिया मैंने गुड बी, कि या तो मैं गुड ए बना लूंगा या गुड बी बना लूंगा। बनाने को आप गुड सी बना लोगे, डी बना लोगे, ई बना लोगे, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए मिनिमम कितने गुड्स चाहिए, यह सवाल है। तो सर मिनिमम तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सिर्फ 2 गुड्स चाहिए। तो भाई मैंने कितने ले लिए मिनिमम? मैंने 2 ले लिए, गुड ए और गुड बी। और अब मैं गुड ए और गुड बी का नाम भी रख देता हूं। लेट्स से गुड ए है, गुड ए को लिखा मैंने कैपिटल गुड्स, और गुड बी रखा मैंने कंज्यूमर गुड्स। एक लाइन में मैं इनका मीनिंग भी समझा देता हूं। गुड ए, गुड बी। कैपिटल गुड्स मतलब सर कैपिटल गुड्स मतलब वो ऐसा कोई गुड जो आपने परचेज करा है आपकी फ्यूचर नीड्स को पूरा करने के लिए। कैपिटल गुड्स क्या बेटा? ऐसा कोई भी गुड्स जो जनरली आपने परचेज करा है, किसके लिए? टू फुलफिल योर फ्यूचर नीड्स। आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया बिजनेस में, प्लांट मशीनरी, क्या है? सारा कैपिटल है ना। आपने घर में कोई ऐसा एसेट परचेज करा जो आपको फ्यूचर तक काम आएगा, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल गुड्स। तो एग्जांपल के लिए आपने कौन सा गुड प्रोड्यूस करना चाहा? कैपिटल गुड्स। अच्छा, दूसरा क्या रखा मैंने? कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब टू फुलफिल प्रेजेंट नीड्स, मतलब जो आपकी आज की नीड्स पूरी कर रहे हैं। ये तो सर बड़ा ही सिंपल सा है। आपने कपड़े पहने हुए हैं, मोबाइल फोन है, हाँ, बुक है, लैपटॉप है, जो आपकी आज की नीड पूरी कर रहे हैं, तो सब क्या हो गए? कंज्यूमर गुड्स। अब प्रोड्यूसर का दिमाग भागा, है ना, उसने दिमाग लगाया कि सर मैं किसके लिए बनाऊं? मैं ऐसे गुड्स बनाऊं जो लोग फ्यूचर में खरीदे, या मैं ऐसे गुड्स बनाऊं जो लोग
मैं ऐसे गुड्स बनाऊं जो लोगों के फ्यूचर में काम आए, या मैं वो गुड्स बनाऊं जो लोगों के प्रेजेंट में काम आए। तो उसने मार्केट का सर्वे करा, तो चला पता उसको कि भाई मैं ऐसा करता हूं, मेरे पास ना अभी फॉर एग्जाम्पल, इसको जरा हटाते हैं यहां से, मैं इसको बाद में लिख लेंगे, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर साथ में लिख लेना बाद में, ठीक है। तो उसने, उसके पास लेट से जो पैसे पड़े हुए हैं उसके पास हैं 1000 करोड़ रुपीस, ठीक है जी। 1000 में से उसने 600 करोड़ यहां लगा दिया, बैलेंस कितना बचा? 400 करोड़। बोलो जी यस और नो? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको लगा कि यार नहीं, मुझे लग रहा है कि कैपिटल में ज्यादा प्रॉफिट है, तो उसने इसको 600 से कर दिया 700 करोड़। तो यहां पर कितना बच जाएगा सर? यहां पर अरे बड़ा आसान है, 600 यहां पे था, 400 यहां था, अब 700 यहां पे, तो हमें कितना बच जाएगा? 300 करोड़। बोलो हाँ या ना? करेक्ट है। फिर यहां पर उसको बड़ा लगा और बढ़ा दूं, तो यहां कर दिया 800 करोड़, तो यहां कितना हो जाएगा? 200 करोड़। मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर उसको एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। If a producer want to increase the production of one good, he has to reduce the production of other good। और ये भी क्यों कर रहा है? तो रीजन सेम, ये रहा रीजन। तो अगर चाहो तो यहां से एक और एरो आ जाएगा, एक मिनट, स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको भी यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये रीजन है और ये इसका इंपैक्ट है, तो वो तो हर जगह आ जाएगा, रिसोर्सेज वो तो हर जगह अप्लाइड है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि प्रोड्यूसर किसको प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल गुड्स को या कंज्यूमर गुड्स को। तो जहां उसको प्रॉफिट दिखेगा वो वहां प्रोड्यूस करता रहेगा, हाँ या ना? पक्का पक्का। लेकिन सर ये ना हमें ना वो वाली एकदम एक दो एग्जांपल और दे दो हमें बढ़िया वाले, ताकि हम और अच्छे समझ पाए। तो एलो जी आपके सामने एक बढ़िया एग्जांपल तो हमें और 2019 में इंडिया पर जब पुलवामा अटैक हुआ तो हमने काउंटर अटैक करा, मोदी जी ने एकदम कर दिया एयर स्ट्राइक, यू रिमेंबर दैट? पता होगा आप लोग को। तो जब स्ट्राइक करा हमने तो उसमें कुछ 1000 करोड़ रुपए के, सॉरी, जो डिफेंस गुड्स यूज करे गए, मिसाइल्स, बॉम्ब्स, ग्रेनाइड्स, ये सब जो यूज करा गया, कितने रुपए का यूज करा गया? 1000 करोड़ का। तो 2019 में इकोनॉमी ज्यादा क्या प्रोड्यूस करी फैब के मंथ में, डिफेंस गुड्स या कंज्यूमर गुड्स? जवाब दे दो जी फटाफट, जल्दी से। अब सर जब 1000 करोड़ रुपए वहां खर्च हो गए तो ज्यादा प्रोड्यूस क्या करा होगा? डिफेंस गुड्स। और कम क्या प्रोड्यूस करा होगा? कंज्यूमर गुड्स। बिल्कुल सही जवाब आपका। एक और एग्जांपल आप देखो मेरे सामने भी, इंडिया की बात करेंगे लेकिन ईयर चेंज कर देते हैं, 2020-21 में आ जाते हैं। 2 साल, एक 2020 एंड 2021, दोनों साल हमारे कहां चले गए? कोविड-19 फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव। यस। तो जब 2020 में 2021 में कोविड-19 का प्रॉब्लम आया तो इकोनॉमी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि सर एक काम करते हैं, कैपिटल गुड्स बनाते हैं, बनाओ कैपिटल गुड्स, बेचो, प्रॉफिट ज्यादा है, कंज्यूमर गुड्स बेचो। या सबसे पहले गवर्नमेंट ने बोला भाई इट्स अ नेशनल इमरजेंसी, और आई शुड से इट्स अ इंटरनेशनल इमरजेंसी, इट्स अ पेंडेमिक, नेशनल इमरजेंसी, इट्स अ पेंडेमिक। तो यहां पर सबसे पहले बनाए जाएंगे मेडिकल गुड्स। क्या बनाएंगे बेटा? मेडिकल गुड्स।
और फिर वो आपको पता होगा सैनिटाइजर्स, मास्क, वैक्सीन, दैट इज कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। यू रिमेंबर्ड और नॉट? ये आपको एग्जाम पता है नहीं पता है? पता होगा। फिर 2021 में द सेकेंड वेव, द डिजास्टरस वेव, उसमें वो मेडिसिन ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो गया था दिल्ली में। फिर वो एक मेडिसिन आ गई थी रेमडेसिवियर, बच्चों को बोलने में बड़ी दिक्कत होती थी उस टाइम पर, बट दैट वाज द प्रॉब्लम इन द 2020 एंड 2021। तो उन 2 सालों में इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स ने क्या प्रोड्यूस करा होगा? कैपिटल गुड्स? नो। कंज्यूमर गुड्स? नो। क्या प्रोड्यूस करा? ओनली मेडिकल गुड्स। सर अब ना हमें अब जाके एकदम समझ में आ गया कि आप ये कहना चाह रहे हो कि एक प्रोड्यूसर बेसिकली वो प्रोड्यूस करता है जहां पे उसको प्रॉफिट भी मैक्सिमम मिले और साथ में सोशल वेलफेयर भी होता रहे। बिल्कुल जी। तो सोशल वेलफेयर के साथ साथ, सॉरी, प्रॉफिट के साथ साथ और हमें क्या जनरेट करना है? सोशल वेलफेयर। और यही होता है द मीनिंग ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। इसको हटा देते हैं, दोबारा लौट आते हैं पर ही। एंड अब इसमें आते तो देखो वही है जो हमने अभी पढ़ा आपके सामने। व्हाट काइंड ऑफ गुड्स अ प्रोड्यूसर शैल प्रोड्यूस फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट अलोंग विद द सोशल वेलफेयर। तो वो आपको मैंने एग्जांपल अभी दिया ही ऑन द प्रीवियस पेज, राइट? कि या तो वो आप कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो। एक मिनट यार, कलर चेंज कर देते हैं। या तो आप एग्जाम्पल के लिए कैपिटल गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स। और फिर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल और दिए। एक था आपका, कौन सा था? 2019 में, बोलो बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। वॉर गुड्स। और फिर 2020 एंड 2021 में क्या था? मेडिकल गुड्स। क्लियर है? और जब लिखा है इन व्हाट क्वांटिटी, तो ये भी आपका हो गया। अभी बताता हूं, याद है वो 1000 करोड़ रुपए कैपिटल पर, कंज्यूमर पर, तो 600 इधर, 400 इधर। अब यहां पर अगर 700 होगा तो यहां पर, अगर यहां 700 होगा तो यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पे 100 से बड़ा है तो यहां पर 300 से कम हो जाएगा। फिर 700 से 800 हो जाएगा तो यहां पर 300 से 200 हो जाएगा। तो जो दोनों में चेंज आ रहा है इन व्हाट क्वांटिटी, तो क्या आ रहा है? प्रोपोर्शनेटली। मतलब दोनों सेम रेशियो में बढ़ रहे हैं कि अगर कैपिटल गुड्स 100 से बढ़ रहा है तो कंज्यूमर गुड्स 100 से कम हो रहा है। अगर कैपिटल गुड्स 200 से बढ़ रहा है तो कंज्यूमर गुड्स 200 से कम होगा। तो रेशियो क्या रहेगा? दोनों में सेम रहेगा, रेशियो में कोई चेंज नहीं आने वाला। आई होप सो क्लियर होगा आप लोग को। और यहां पर आकर मैं कह सकता हूं कि आपका व्हाट टू प्रोड्यूस इज ओवर। आप जाइए अपनी बुक से और खोलिए उस बुक को और अपना पढ़िए, आपको सारी लैंग्वेज समझ में आपको आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मूव कर जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, हाउ टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस में सारी प्रॉब्लम किसके साथ है सर? टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या सर? टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, कि गुड्स को प्रोड्यूस कैसे करा जाए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी टेक्नोलॉजी। क्या बेटा? टेक्नोलॉजी। और उस टेक्नोलॉजी में आपके सामने 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। दोनों के शॉर्टकट है, निमोनिक है, CIT एंड LIT। मतलब क्या होता है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब होता है मोर कैपिटल एंड लेस लेबर। और वहीं
CIT का तो हो गया, LIT का मतलब क्या होता है? ठीक इसका अपोजिट, मोर लेबर एंड लेस कैपिटल। और कैपिटल का मतलब आप समझते ही हैं, मशीनरी, प्लांट, दैट इज ग्रुप ऑफ मशीन। तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं जो सिर्फ मशीन पर डिपेंड हो इन जनरल, राइट। और ऐसा कोई बिजनेस नहीं जो सिर्फ लेबर पर चल रहा हो। मतलब ये हो सकता है सर कि लेबर काम कर रही है, बट लेबर को भी काम करने के लिए थोड़े बहुत उनको वहां पर टूल्स प्रोवाइड करे जाए ऐसा मशीन, ताकि उस काम में उनको कन्वीनियंट हो सके। और जहां पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, जहां पे लेबर की इतना काम नहीं है जरूरत, वहां पर भी थोड़ा बहुत लेबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अब बड़े ध्यान समझना, कैपिटल में CIT में क्या बेनिफिट है और क्या प्रॉब्लम क्या है। देखिए, जब इकोनॉमी में खूब सारा पैसा, एग्जांपल के लिए यूएस से किस तरफ जाएगा, कैपिटल की तरफ या लेबर की तरफ, बताइए। सर बड़ी सिंपल बात है, यूएस तो डेवलप्ड इकोनॉमी है, 34-35 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो वो क्यों जाएगा कैपिटल, सॉरी, वो क्यों जाएगा लेबर इंटेंसिव टेक्निक की तरफ? वो तो कहां जाएगा, पैसा उनके पास, लगा देंगे बिजनेस में। What do you mean by capital? The money required to start the business or expand the business. वो पैसा जो मुझे चाहिए होता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या एक्सपेंड करने के लिए, उसे बोल देते हैं कैपिटल। तो यूएस तो कहां चला जाएगा बेटा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ। और जब आप मशीन से गुड प्रोड्यूस करोगे तो प्रोडक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा? ऑफ कोर्स फास्ट होगा। तो यहां पर क्या होगी, जीडीपी ग्रोथ। क्या होगी बेटा, जीडीपी ग्रोथ। और वहीं अगर कोई लेबर इंटेंसिव टेक्निक की तरफ जाएगा तो यहां पे जीडीपी ग्रोथ स्लो होगी, लेकिन यहां पे क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट। क्या बढ़ेगा बेटा, एम्प्लॉयमेंट। तो दोनों की अपने अपने बेनिफिट है सर। CIT का बेनिफिट क्या है कि जीडीपी ग्रोथ फास्ट करेगी, और LIT का बेनिफिट क्या है सर, यहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होकर दिखाई देगा। तो सर हमें क्या करना चाहिए? अब सवाल यह है कि हम में आप किसके बारे में पूछ रहे हो? अगर एक रिच प्रोड्यूसर है, अगर एक रिच प्रोड्यूसर है तो नो डाउट यार, आप मुझे बता दो एक बार फटाफट के रिच प्रोड्यूसर कहां जाएगा यार। आप खुद सोचो, क्या बस पैसा है, आप मशीनों में काम करना जाओगे या लेबर के थ्रू? सर मशीनों के थ्रू। तो क्या करेगा, CIT। वहीं एक मॉडरेट प्रोड्यूसर है, पुअर प्रोड्यूसर है, तो मॉडरेट है या पुअर है, तो वो किधर जाएगा? ऑफ कोर्स सर LIT, दैट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और अगर इसी को समझू मैं कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूएस कहां जा रहा है, CIT, राइट। इंडिया अभी क्योंकि डेवलपिंग नेशन है, तो इंडिया कहां जा रहा है, LIT, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और इंडिया के कई सारे यू कैन से लॉट ऑफ इंडियंस आर वर्किंग इन यूएस, अच्छा सैलरी स्टैंडर्ड्स मिल रहा है। आप देख लीजिए द CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड देन गूगल, राइट, वो माइक्रोसॉफ्ट दैट इज सत्या नाडेला जी भी रिसेंटली रहे। फिर गूगल के वो सुंदर पिचाई जी, वो नाम सुने होंगे आप लोगों ने, नहीं सुने तो आप आज जाके गूगल कर लेना, मैं नाम दोबारा बोल देता हूँ। फॉर गूगल इज सुंदर पिचाई एंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट आई थिंक सत्या नाडेला। अभी रहे, अभी है या नहीं आई डोंट रिमेंबर, बट काफी टाइम रहे। तो इंडिया के कई सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं यूएस में। और इवन अभी मुझे मैं न्यूज पढ़ रहा था, आई डोंट रिमेंबर कि वो एप्पल की बात है या माइक्रोसॉफ्ट की बात है, बट किसी एक कंपनी में उन्होंने सर्वे करा तो उन्होंने पाया कि 70% एम्प्लॉयज तो इंडियन ही है। तो उन्होंने बोला भाई इनको बाहर निकालो, क्योंकि जो भी है, मतलब इतना सारा अगर उन पर डिपेंड करेंगे तो प्रॉब्लम फिर हमें ही होगी, मतलब यूएस को। तो इंडिया क्या करेगा, LIT, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। यूएस क्या कर रहा है, CIT, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अच्छा पाकिस्तान कहां जाएगा? बच्चे का सर मजे मत लो। अरे मतलब जस्ट इमेजिन, पाकिस्तान क्या करेगा, CIT या LIT, क्या करेगा? बच्चा कह रहा सर वो करेगा सर टेररिस्ट इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अरे नहीं यार नहीं, ऐसा नहीं है भाई। वो ऐसा नहीं करेगा। पाकिस्तान में भी क्या होगा, ऑफ कोर्स CIT,
सीआईटी? अबे पैसा कहाँ उनके पास, कहां से करेंगे सीआईटी, कैपिटल कहां से लेकर आएंगे? आंसर इज एलआईटी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और वो किधर जा रहे हैं? इन द पुअर इकोनॉमी, एंड इंडिया इज अभी मॉडरेट, बट बहुत जल्द वी आर ऑल्सो द गोइंग टू बी द रिच प्रोड्यूसर, बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में दो टेक्निक्स थी हमारे पास, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक। प्रोड्यूसर को ये देखना पड़ता है कि उसको क्या, कौन सी टेक्निक यूज करनी है, कैपिटल या लेबर। अगर पैसा खूब सारा है तो कहां पे शिफ्ट कर जाएगा? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ। और अगर पैसे की शॉर्टेज है, पैसा उतना अवेलेबल नहीं है, तो किस तरफ रहेगा फिर वो? लेबर इंटेंसिव टेक्निक की तरफ। आई होप सो ये आपको क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है, राइट। तो यहां पर आकर हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, प्रॉब्लम नंबर 2 भी आपका खत्म हो जाता है। अब आते हैं लास्ट, फॉर होम टू प्रोड्यूस, राइट। जी सर। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या बात है, जरा देखना एक बार, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक प्रोड्यूसर किसके लिए प्रोड्यूस करता है? सर प्रोड्यूसर के दिमाग में तो सर दो ही बातें होती है, मैक्सिमम प्रॉफिट और थोड़ा बहुत सोशल वेलफेयर। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो जवाब आपने दे दिया बिना पढ़े, 2 मिनट लेंगे इसको करने में। लिखा हुआ है वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर एंड लेस रिच और मोर रिच एंड लेस पुअर। सर क्या मतलब है? अरे कुछ नहीं रे, वो ये कह रहा है कि आप किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहोगे, रिच के लिए या पुअर के लिए? तो बच्चा बोला सर मैं तो रिच के लिए प्रोड्यूस करूंगा, मैं क्यों करूंगा पुअर के लिए प्रोड्यूस? अगर मैं पुअर के लिए प्रोड्यूस करूंगा तो प्रॉफिट तो मुझे मिलेगा ही नहीं। फिर बात तो ठीक है तुम्हारी, तो सर मैं तो किसके लिए प्रोड्यूस कर दूं, रिच के लिए। तो एक बार जरा रुक जाओ यार, समझ लो, हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी में, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे हमें प्रॉफिट भी कमाना है और थोड़ा समाज के बारे में सोचना है। तो मैं एग्जांपल देता हूं, लेट से हमने प्रोड्यूस करे राइस। क्या प्रोड्यूस करे बेटा? राइस। अब राइस मार्केट में अगर आप देखोगे तो दावत, ब्राउन राइस, आपको वो मैक्स टू मैक्स कहीं ना कहीं, जो मैंने देखा है, 200 रुपए पर केजी मिल जाता है मैक्सिमम, यस और नो। और वहीं अगर हम चले जाए राशन में, दैट इज पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पता होगा आप लोगों को, राशन येलो कार्ड होल्डर, यू नो दैट। तो जो ये येलो कार्ड होल्डर्स हैं, जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, ये भी राशन लेने जाते हैं राइस, तो इनको भी राइस मिल जाता है बहुत कम प्राइस पे, लेट से वो 3-4 रुपए पर केजी, राइट। तो राइस है, क्वालिटी का फर्क होगा यार, नो डाउट, मैं खुद ही बोल रहा हूं कि क्वालिटी में बहुत फर्क होगा। लेकिन एज अ प्रोड्यूसर आपने जब प्रोडक्शन करा, तो हो सकता है आपके प्रोडक्शन का मेजर पार्ट, लेट से 80% तो हो रहा है फॉर द रिच, बट 20% आप किसके लिए भी कर रहे हो? फॉर द पर्पस ऑफ सोशल वेलफेयर। और ये रेशियो सिर्फ एक एग्जांपल है, हो सकता है ये उल्टा भी हो सकता है ये 50-50 भी हो सकता है 60-40 भी हो, 70-30 भी हो, वो हमारे एग्जाम के लिए नहीं है। एग्जाम के लिए क्या है कि आप किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस करना चाहेंगे, रिच के लिए या पुअर के लिए? तो पहला इंक्लिनेशन, पहला जो हमारा ध्यान जाता है वो किस तरफ जाता है? रिच की तरफ, फॉर द रिच। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा किसका भी? पुअर का भी, राइट, ताकि क्या हो सके? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? तो ये मैंने आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर दोबारा बता देता हूं। ये होता है टू रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, कि रिच और पुअर के बीच के गैप को कम से कम करा जाए। और वो कम कब होगा? जब रिच के ऊपर टैक्सेस लगाए जाए और पुअर को सब्सिडीज दी जाए। क्या बोला मैंने? रिच के ऊपर टैक्स लगाया जाए ताकि वो सामान महंगा हो, और पुअर को सामान दिया जाए एट अ सब्सिडाइज्ड रेट, कम रेट पर,
ताकि दोनों का इनकम जो है, जो दोनों के बीच गैप है, उस गैप को कम से कम करा जाए। ये है फॉर होम टू प्रोड्यूस। यहां पर आकर मैं ये कह सकता हूं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस के बारे में आपको फुल डिटेल जानकारी पहुंच चुकी है। लेकिन किंतु परंतु जी आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि जो यहां पर आप देख रहे होंगे फॉर होम टू प्रोड्यूस में बिल्कुल बॉटम में, सर कहां पर, अरे ये रहा ना, हाँ हाँ सर दिख गया दिख गया, तो जरा पढ़ो एक बार इसको, क्या लिखा हुआ है सर? यहां लिखा हुआ है, सर आप एक बार हमें पढ़वा दो, हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा सर। अरे पढ़ो यार, जल्दी पढ़ो 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 पढ़ो। सर एक लिखा पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक लिखा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, तो आज का मतलब हमारी क्लासेस का सबसे पहला होमवर्क मैं दे रहा हूं आपको, और होमवर्क तो क्या मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे घर जाकर बुक उठा के पढ़ते भी हैं। नेक्स्ट क्लास में आकर मैं डाउट पूछूंगा सबसे पहले आकर, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके लिए होमवर्क है, और मैं फिर बोल रहा हूं ये मैं आपको ऑलरेडी करवा भी चुका हूं। तो सर एक काम करें, फिर ना करें, मत करो, मैं आके जब पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में जवाब नहीं दोगे फिर देखना क्या होगा। तो होमवर्क है, पढ़कर आना अच्छे से, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यहां पर आकर व्हाट टू प्रोड्यूस हमारा हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस हो गया, और हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस भी कंप्लीट होता है। एंड ओवरऑल द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी इज आल्सो ओवर। सर आज तो सर मजा आ गया, हमने एक बहुत बड़ा टॉपिक कर लिया, सॉरी दो कर लिए, एक कर लिया पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल कर लिया आपने वो। सर कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा सर। सर पहले हमने आज ये करा, करेक्ट, उसके बाद फिर आपने आज ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी भी कर लिया। तो ये दो टॉपिक अब आपके जब खत्म हो जाते हैं, तो अब बस एक छोटा सा टॉपिक है, हार्डली 5 से 10 मिनट, बड़ा मजा आएगा। ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और लिखा हुआ है इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। यानी कि किसी चीज को पाने के लिए आपको पहले किसी को छोड़ना पड़ता है। इकोनॉमिक्स में ही रहना पहले बात तो, इफ यू वांट टू हैव समथिंग इन योर लाइफ यू नीड टू सैक्रिफाइस समथिंग। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स की बात कर लेते पहले। एक इंडिविजुअल है यार, ठीक है जी, he is working in गुरुग्राम नोएडा, SEZ एरिया। पता है क्या होता है SEZ एरिया? SEZ की फुल फॉर्म होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मीनिंग आप लोग जरा पढ़कर आइए, बाकी मैं तो जब सिलेबस आगे बढ़ेगा तो बताऊंगा, अभी नहीं। तो वर्किंग है कहां पर जी? गुरुग्राम में और नोएडा में, कहीं पर भी काम कर रहे हैं। MNCs इधर ही है, मल्टीनेशनल कंपनीज। सैलरी है भाई की या दीदी की ₹1.5 लाख पर मंथ। ओ माय गॉड, पैसा ही पैसा, ठीक है। अब 1.5 लाख कमा रहा है भाई, इंटू 12 करा तो साल का हो गया 18 लाख। हिसाब के पक्के हो सर? बिल्कुल होना पड़ता है भाई। तो जब ये 1.5 लाख रुपए इधर बना रहा है या बना रही है जो भी है, इसी वक्त पे काम करते करते इसके पास 2 जॉब के ऑफर और आ गए। एक मिनट, थोड़ा सा इसको और बेटर कर देते हैं। ये काम करते करते भाई के पास जॉब के 2 ऑफर्स आ गए। और जब ये 2 ऑफर आए तो कंपनी ए ने बोला कि हम आपको देंगे 1.4 लाख, और कंपनी बी ने बोला हम देंगे आपको 1.45 लाख। 2 ऑप्शन आ गए जी। 1.5 लाख में काम कर रहे हैं,
बोलो हाँ या ना। एक ऑप्शन आ गया 1.4 लाख, एक आ गया 1.45, तो एक में आ रहा है 1,40,000, एक में आ रहा है 1,45,000, ठीक है। और काम का कर रहा है, वो काम कर रहे हैं 1.5 लाख पर, तो सर ऑफ कोर्स वो जॉब तो छोड़ने वाली नहीं है। 1.5 लाख वाली, 1.5 लाख वाली तो छोड़ने वाले नहीं है। प्रेज्यूम कर लेते हैं वर्किंग कंडीशंस आर सेम इन एवरीबडी ऑफिस, राइट। कोई माहौल पे मत जा लेना, कहीं तुम माहौल में पहुंच जाओ। तो जो 1.5 लाख पे काम कर रहा है, तो उसने 2 जॉब छोड़ दी है। कौन कौन सी? एक 40 की और एक 45 की, दोनों जॉब छोड़ दी। लेकिन दोनों छोड़ी है या उसने एक, अगर मैं बोल रहा हूं छोड़ी दोनों ही है, एक 40 भी और एक 45 भी, लेकिन बेस्ट कौन सी थी? सर बेस्ट तो वो थी जिसमें सैलरी उसको ज्यादा मिल रही थी, दैट इज 1,45,000 इज द राइट आंसर। तो 1.5 लाख की जॉब पाने के लिए उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1,45,000। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 1.45 लाख, कि जिसको मैंने सैक्रिफाइस करा है, जिसको मैंने सैक्रिफाइस करा है, तो जो सैक्रिफाइसिंग है वही मेरी जो सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट है मेरी, वही बन जाएगी मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर एक एग्जांपल और हो जाए। मैंने कहा एल लो जी, बच्चे बोले और हम ना करें, क्यों नहीं जी, अभी कर देते हैं। बेस वही रखता हूं, 1.5 लाख पे काम कर रहा है, लेकिन इस बार क्या हुआ, ऑफर 2 अच्छे आ गए, ऑफर 2 बढ़िया आ गए। एक ऑफर आ गया उसको लेट से ₹1.6 लाख का, और एक आया उसको लेट से ₹1.46 लाख का। तो यानी कि यहां पर 1,46,000 और यहां पर आ गया 1,60,000, ठीक है जी। अब आप बताओ काम कितने पे कर रहा था? 1.5 लाख पर। अब कितने मिल रहे एक्स्ट्रा? 10,000 रुपए। क्या वो 1.5 लाख रुपए की जॉब छोड़ सकता है सर, अगर उसको वहां पर सेम वर्किंग कंडीशन, सेम एनवायरमेंट मिल रहा होगा या उससे बेहतर मिल रहा होगा? सर बिल्कुल छोड़ देगा, क्योंकि अब उसको सैलरी कितनी मिल रही है? 1.6 लाख। कितनी मिल रही है? 1.6 लाख। तो यहां पर उसके बाद बेस्ट कौन सी है भाई? 1.6 के बाद बेस्ट 1.46 है या 1.5 है? सोच के बताओ। बच्चे कह रहे सर सोचने की नीड ही नहीं है। द आंसर इज 1.45। सॉरी, द आंसर इज 1.5, जहां पर आपको यहां पर कितना मिल रहा है आपको? होल्ड ऑन, यहां आपको कितना मिल रहा है? 1,60,000, और यहां पे कितना छोड़ के जा रहे हो आप? 1.5 लाख। अच्छा ये भी आप छोड़ रहे हो 1,46, लेकिन 1,46 ज्यादा अच्छी है या 1.5 लाख? ज्यादा सैलरी कहां मिल रही है सर? 1.5 लाख में। तो जो हमारी ज्यादा वैल्यू होगी, ज्यादा अमाउंट होगी, उसको बोल देंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और मैं उसको सैक्रिफाइस भी कर रहा हूं। बच्चे कह सर एक एग्जांपल और हो जाए, हैं फिर सर हम एकदम समझ जाएंगे, बढ़िया, फिर आगे चलेंगे। कोई बात नहीं जी, बच्चे कहे और हम ना करें, कैसा हो सकता है ऐसे? और सारी बातें नहीं मानता बच्चों की मैं, तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम कब क्या मान लो भाई। हाँ खैर आ जाते हैं। तो 2 ऑफर्स फिर दोबारा आ गए, सैलरी भैया 1.5 लाख। इस बार एक ऑफर आया 1.6 लाख का और एक आया 1.7 लाख का। लो जी, ये बढ़िया ऑफर है। 1.5 पे काम कर रहे हैं और 2 ऑफर आ गए 1.6 एंड 1.7। आप बताइए आप कौन सी जॉब करने वाले हैं? बच्चा क्या सर कैसी बातें करते हो, पागल हो आप? 1.7 करने वाला हूं, मैंने चूज कर ली। तो आपने कौन सी छोड़ी है? सर मैंने दोनों छोड़ी है। मैंने 1.5 वाली तो कर ही रहा था, छोड़ दी, और जो 1.6 का ऑफर आया था मैंने वो भी छोड़ी। तो लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी है, 1.5 या 1.6? जल्दी बताओ फटाफट। बच्चा कह रहा सर अभी किया, 1.6 इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि 1.6 लाख इज मोर देन 1.5 लाख। बच्चा कह रहा सर अब बिल्कुल समझ में आ गया,
एकदम बढ़िया समझ में आ गया, अब कोई टेंशन नहीं है। मैं कहा बिल्कुल आ गया जी, लेकिन अब जाते जाते थोड़ा बच्चों को आज एकदम एंटरटेनमेंट करवा देते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम के लिए नहीं है, इट इज नॉट फॉर एग्जाम्स। चल रहा है मतलब एग्जाम में लिखा हो मैम मारेगी, हाँ सर मारेंगे, दिस इज जस्ट फॉर एन एंटरटेनमेंट। और किसी की भी व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाना कोई मकसद नहीं हमारा, बट दैट्स जस्ट फॉर एग्जाम्पल, फॉर एंटरटेनमेंट। ये लो जी हाँ जी, सामने कौन है हमारे बच्चे, कैसे पहले देख लें दो इधर सीन क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा सर। कुछ नहीं जी, ए दसो कि यहां पर हैं रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट, राइट। एलो जी, और इनकी तो बेटी भी, अब नाम क्या उनका जी, राहा, शादी हो चुकी है। लेकिन क्या इससे पहले रणबीर कपूर की जिंदगी में कोई था सर अब हमें क्या पता, नहीं मतलब पता तो होगा। दो फेमस नाम इधर दिख रहे हैं आपको, एक दीपिका जी और दूसरा जी कटरीना कैफ। मतलब हम तो बस ये बोल रहे कि इनके साथ अच्छी दोस्ती आ रही थी, है ना, मतलब दोस्ती आ रही थी बस, और क्या था। तो आप मुझे एक बात बताइए, इकोनॉमिक्स तो हम लोग कर रहे हैं, रियल लाइफ की बात कर लेते एक बार। रणबीर कपूर को आज किसके साथ लाइफ सेटल है? सर आलिया जी के साथ, बिल्कुल जी। लेकिन रणबीर कपूर से अगर पूछा जाए, अब इसका जवाब रणबीर कपूर जी ही बता सकते हैं, मुझसे मत पूछिएगा मुझे नहीं पता। तो आप जाके उनको डीएम करो, उनको ट्विटर पे पूछो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए इसमें। लेकिन आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर आप ये बताइए आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, मतलब आपने दो को सैक्रिफाइस करा, दो बहुत बेहतरीन एक्टर्स हमारे देश की, राइट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर आलिया भट्ट, सॉरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर रणबीर कपूर टू डिसाइड दैट ही वांट्स टू कंटिन्यू विद द आलिया भट्ट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? दीपिका या सॉरी कटरीना कैफ या दीपिका पादुकोण, किसको वो ज्यादा इवेल्युएट करते हैं, राइट कि कहां से मतलब जो भी है यार, अब वो मिस्टर रणबीर बता सकते हैं कि फॉर द आलिया भट्ट उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इधर कटरीना कैफ और इधर दीपिका पादुकोण। अब आप लोग बोलते रहो अपने मन में सर दीपिका है कटरीना है, अब ये दोनों तो खैर अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, रणबीर भी आगे बढ़ चुके हैं, बट दिस जस्ट फॉर बच्चे भी हंस रहे हैं सामने बैठे हुए, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। और उसमें कुछ ऐसा नहीं, एग्जाम मत लिखाना नलायको, चल रहा है पता एग्जाम में लिख कर आ गया मैम तुम्हें सुना रही है अच्छे से और कह रही कौन है वो जो तुम्हें पढ़ा रहा है सब कुछ, तो इट इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ थिंग्स। बट देखो मीनिंग यही है, अगर समझा जाए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब तो यही था ना बेटा जो हमने रियल में करा था यहाँ पर, कि इंडिविजुअल है एंड ही इज वर्किंग, और उसको वही दो ऑफर्स आते थे जो मैंने लास्ट केस करवाया था, एक आया था 1.7 लाख का और एक आया था 1.6 लाख का, तो ही पिक द 1.7 लाख, लेकिन उसने दो जॉब छोड़ी थी, एक 1.6 की जो ऑफर आया था और जो कर रहा था 1.5 की, लेकिन उसी क्या होगी 1.6 या 1.5? आंसर इज 1.6 बिकॉज इट इज मोर देन 1.5, दैट्स इट। और यहां पर आकर हम बोल सकते हैं दैट आज के टॉपिक सारे खत्म होते हैं हमारे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये हमने आज कंप्लीट करा, अच्छे से डिटेल में हमने समझा इसको। हाँ, एक होता है एक्चुअल बात करता है, एक बात करता है इन सजेशंस कि क्या होना चाहिए था फ्यूचर में, या क्या होना चाहिए प्रेजेंट में, या क्या होना चाहिए फ्यूचर में। वहीं हमने फिर आगे बढ़ा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस में दो बातें हुई, क्या प्रोड्यूस करा जाए और किस रेशियो में प्रोड्यूस करा जाए, तो वो था आंसर प्रोपोर्शनेटली। टेक्निक्स में दो टेक्निक्स होती हैं, एक होता है CIT, एक होता है LIT, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में रिच के लिए प्रोड्यूस करें या पुअर के लिए, या एक रेशियो बना लेते हैं, ज्यादा रिच के लिए और कम पुअर के लिए, और कहीं ना कहीं कोशिश करी जाए कि देश में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इक्वल रहे, हर किसी को
इकोनॉमी का कुछ ना कुछ एक पार्ट मिलना चाहिए, वो हमने पढ़ा। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब वो कॉस्ट जो मैंने सैक्रिफाइस करी है किसी चीज को गेन करने के लिए। एंड लास्ट में था वो एग्जांपल ऑफ रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, कटरीना कैफ एंड दीपिका पादुकोण, दैट to have the Alia in his life, he sacrificed two people from his life, that is Katrina Kaif and Deepika Padukone as a opportunity cost। अब दोनों में से कौन सी बेटर है, क्या है, वो ask the रणबीर not me। ओके, सो आज की क्लास खत्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।